नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं मौजूद हूं देश के राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर के साथ। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के राजनीति की। शरद पवार चाणक्य माने जाते हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का, सबसे धनी पॉलिटिशियंस भी हैं महाराष्ट्र के। 35 सालों से ज़्यादा समय उन्होंने राजनीति में दी है, लेकिन जो उनकी पार्टी रही है 71 सीट से ज़्यादा NCP कभी बढ़ नहीं पाई, एक क्षेत्र की पार्टी बनकर रह गई थी। उनके जो भतीजे हैं, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी अजीत पवार 5 बार प्रयास किए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन नहीं बने। उनकी बेटी लगातार शरद पवार पर दबाव बनाई रहती है और उसका परिणाम देखने को मिला कि अजीत पवार एक बार बीजेपी के साथ गए, उस समय शरद पवार के कहने पर वापस आ गए, लेकिन इस बार पुनः शरद पवार की बात नहीं मानकर सरकार में शामिल हो गए। डिप्टी CM है, प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। अजीत पवार ने इनिशिएट कर जो उनके सबसे मजबूत स्तंभ थे, उनके राइट हैंड थे जयंत पाटिल, जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनको भी मिला लिया है। अमित शाह से उनकी बैठक करवा दी है। अब क्या होगा सर शरद पवार का? नहीं, आपका जो आकलन है और जो सूचना आपके पास है, इस तरह से तो लग रहा है कि शरद पवार ने खुद अजीत पवार को प्लांट किया NDA में या सरकार में शामिल होने के लिए। यह पहले भी कहा गया है, इसके पहले भी वो पिछली बार इलेक्शन के चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से बीजेपी के साथ बैठकर उन्होंने सुबह सुबह सरकार बना दी थी, तो उस समय भी इस बात की चर्चा हुई थी कि ये शरद पवार का ही खेल है। लेकिन शरद पवार अपनी बेटी को अपनी विरासत देने के पीछे जो उन्होंने निर्णय लिया और भतीजे को महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र का भी इंचार्ज उन्होंने नहीं बनाया था, तब से ये नाराज़गी थी। और जो पिछले दिनों ये घटना घटी कि बीजेपी के साथ मिलके सरकार बना दी या सरकार में शामिल हो गए और डिप्टी CM बने, 5वीं बार वो बने हैं डिप्टी CM। और इस तरह से NCP मोटे तौर पर अब सरकार में शामिल है और वो धड़ा जो अजीत पवार के साथ है। लेकिन आपका कहना है कि अजीत पवार का जो शेष बचा धड़ा है, जिसका नेतृत्व उनकी बेटी सुप्रिया सुले करती है और जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं। अब जयंत पाटिल की अमित शाह से यदि मुलाकात हुई है और जो एक धारणा बन रही है कि हो सकता है कि पूरी NCP जो बचा हुआ जो धड़ा है NCP का, वो बीजेपी में शामिल हो जाएगी, फिर तो NCP का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। जिस पार्टी को इतने दूरी तक लाने में शरद पवार अपनी पूरी उम्र लगा दिया उन्होंने, और इसमें दो राय नहीं है कि वो बहुत बड़े राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन उम्र एक सबसे बड़ी बाधा है। अब वो उम्र नहीं है। पिछली 2 बार उन्होंने राख से अपना सर्वस्व पाया है, बिल्कुल ख़त्म होने के बाद भी NCP को उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन तब उम्र कुछ और थी और आज उम्र और उनका हेल्थ, स्वास्थ्य दोनों एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस तरह से यदि वो सुप्रिया सुले के सहमति से ऐसा कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जयंत पाटिल से उनकी मुलाकात हुई है, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी NCP की। NCP का वजूद खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ विरोधी दल जो एक गठबंधन बना रहे हैं इंडिया, जिसका नाम उन लोगों ने दिया है, 1 तारीख को सर बैठक भी है और शिवसेना उसकी अगुवाई कर रही है। सर उस पर क्या असर पड़ेगा सर? ये पहली बार है कि उस राज्य में NDA की बैठक हो रही है जहां वो शासन में नहीं है। इसके पहले कर्नाटक हुआ या पटना हुआ, तो यहाँ उन प्रदेशों में उस धरे से उस पार्टी की सरकार थी। लेकिन महाराष्ट्र में इसकी बैठक कराना और उस बैठक के पीछे शरद पवार की बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है। लेकिन जो ये खबर आप जो दे रहे हैं और जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, तो मतलब महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल डिस्टेबल हो जाएगी। वो अब कुछ वजूद ही नहीं रह जाएगा। और ऐसे भी आप जिस पार्टी की चर्चा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की, उसमें भी वो ताकत नहीं रही, क्योंकि उनकी भी तो पार्टी टूट के आज मुख्यमंत्री बना हुआ है उन्हीं के पार्टी का व्यक्ति। तो इस तरह से पूरी तरह से ये गोबर घोट हो जाएगा। ये विपक्षी दलों की एकता के साथ साथ आने वाले देश की राजनीति को बहुत लंबे समय तक ये प्रभावित कर सकता है। अमित शाह जो प्लान महाराष्ट्र लेकर चल रहे थे, 45 सीट है और प्लान है कि 45 का 45 जीत लेंगे, तो क्या यह जो अजीत पवार के नेतृत्व में NCP का टूट हुआ और पूरा NCP का बीजेपी के साथ चला जाना, क्या ये 45 जो जीतने का प्लान है उस पर असर पड़ेगा सर? जाहिर है कि उस ओर एक बहुत बड़ा कदम होगा। अब आपके पास विपक्ष है नहीं,
कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है नहीं, दूसरी पार्टियां, शिवसेना का वही हालात है, एनसीपी जो शायद कुछ इनको टक्कर दे सकती थी, क्योंकि शरद पवार अभी भी एक ताकत है महाराष्ट्र में, विदर्भ का इलाका हो जहां से वो आते हैं, एक बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने कोऑपरेटिव की एक बड़ी इमारत उन्होंने खड़ी की है, और उससे क्या है कि हर किसान के घरों तक उनकी अपनी पैठ है। और आप यदि एनसीपी के को विलीन करना चाहते हैं, बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, तब तो जाहिर है कि वो अमित शाह अपने टारगेट में सफल नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा करना और कहना और दिखना ये थोड़ा अचंभे वाली बात है, क्योंकि अपनी उनकी खुद की पहचान मिट जाएगी। अब जब तक जिंदा हैं शरद पवार, मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह से वो कोई गलती करेंगे, अपनी विरासत को ख़त्म कर देंगे, अपनी अभी तक की राजनीतिक तपस्या को ख़त्म कर देंगे। लेकिन यदि ऐसा होता है तो वह दिन दूर नहीं कि अमित शाह अपने टारगेट को पूरा करने में सफल नहीं होंगे। जयंत पाटिल हर विपरीत परिस्थिति में अपना शरद पवार को गुरु मानते थे, शरद पवार के साथ खड़ा, और उनकी मुलाकात अमित शाह से होना सर महाराष्ट्र की राजनीति पे क्या असर डालेगा सर? नहीं, मुलाकात की कई वजहें हो सकती हैं। गृह मंत्री भी हैं वो, और चूँकि वो महाराष्ट्र में थे। में मुलाकात और भोजन सर हम पुष्ट कर रहे हैं सर। हाँ नहीं, ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। फंक्शन में 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री भी गए थे नागपुर। तो इस तरह से बैठकें होना, राजनीतिक लोगों से मिलना जुलना, इसकी कई वजहें हो सकती हैं। उनके निजी संबंध हो सकते हैं, चूँकि एक राजनीतिक संबंध और एक अपना निजी संबंध, दोनों में अंतर होता है और दोनों को लेकर चलते हैं राजनेता। यदि ये भेंट हुई है तो अनायास भेंट ये नहीं होगी। ऐसा तो नहीं सर कि शरद पवार को प्राइम मिनिस्टर ने इशारा कर दिया धीरे से पुणे के कार्यक्रम में कि अब तो आइए? बिल्कुल, ये तो चलते रहता है, चलते रहता। मित्रता सबकी है। हम लोगों के लिए वो लग रहा होगा कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मोटे तौर पर सारे राजनेताओं के एक दूसरे से निजी संबंध रहते हैं। राजनीतिक दूरियां अपनी जगह है, उनकी राजनीतिक सोच अलग है, लेकिन निजी संबंधों का एक आधार पर ही आगे की दूरी तय होती है। सर जो तिलक सम्मान मिला, जिस पर आपने बड़ी चर्चा की थी सर, तिलक सम्मान में शरद पवार और प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई, हाँ, उसी के बाद जयंत पाटिल मिले नहीं। तो जयंत पाटिल तो सर हर परिस्थिति में शरद पवार जी के साथ खड़े थे, तो क्या उनकी सहमति है? जाहिर है कि मैंने शरद पवार को रोका गया था कि ऐसा न करें। जो खबरें आ रही थी कि एनडीए घटक जो विरोधियों का, विपक्षी पार्टियों का है, उसे मना किया गया था। लेकिन वहाँ कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता भी वहाँ गए थे, शिंदे गए थे। उनकी भी चर्चा है सर बीजेपी के साथ। हाँ, तो इस तरह से अब क्या कारण है, किस तरह से ये घटनाएं हो रही है, कहना मुश्किल है। लेकिन जो आप कह रहे हैं संकेत उस ओर इस बात को तस्दीक कर रही है, मजबूत हो रहा है। इंडिया पर क्या असर होगा सर? अंतिम सवाल सर। इंडिया का देखिए कॉन्सेप्ट बनना अभी बाकी है। 3 पार्टियां पहले से बीजेडी और वाईएसआर, वो लोग अभी से ही इस बात से अलग हो गए हैं। और दूसरा जो आप कहानी कह रहे हैं शरद पवार की, यदि ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और तब जाहिर है कि इंडिया जो संगठन बना है, उसके स्वास्थ्य पे, उसके हेल्थ पे, उसके यूनाइट रहने को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे सुनील पांडे सर को। शरद पवार के जो राजनीतिक है, जो वहाँ महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं, उस पर बड़े अच्छे तरह से प्रकाश डाल दिया है। दर्शक इसको कमेंट कर बता सकते हैं कि हम दोनों की चर्चा कैसी लगी। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र।